says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with it, Divya? Yes, sir. Agree करती हो? Why? Sir, जब equal and opposite के मतलब Yes. if वो cancel यानी if sum of forces acting on object is zero. सम ना लिख के क्या लिखो? वेक्टर सम, क्योंकि अल्टीमेटली हम डायरेक्शन भी लेते हैं ना। वेक्टर सम मतलब वेक्टर सम का मतलब जैसे अपोजिट है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है किस किस डायरेक्शन में। वेक्टर फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर सम लेना चाहिए। और अगर सिंपली सम करोगे 2 2 2 2 न्यूटन और सब अपोजिट है तो 4 न्यूटन आ जाएगा। और वेक्टर लोगे तो माइनस भी तो लगाओगे। तो इस तरीके से देन तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देन दो, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि एफ नेट क्या है? क्या जीरो है? देन दो इंडिविजुअल फोर्स में नॉट बी जीरो। इंडिविजुअल फोर्स तो जरूरी नहीं है ना जीरो। भाई एक तरफ से 2 न्यूटन इधर लगा हुआ और 2 न्यूटन इधर का लगा हुआ तो इंडिविजुअल तो जीरो नहीं है ना। देन दो, सर इस सेंटेंस का मतलब क्या? अभी बता रहा हूं, इंडिविजुअल फोर्स इज नॉट जीरो। यहाँ पर देखो ये F1 है, ये F2 है। F1 राइट में तो प्लस लेना और ये इधर है तो क्या लोगी? तो अब देखो F1 प्लस F2, क्या यही F नेट हुआ? बोलो। तो इसे F1 को क्या लोगी? क्या प्लस 2 न्यूटन और F2 को क्या लोगी? तो 0 न्यूटन हो गया कि नहीं? अब बताओ इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सीलरेशन लग रहा है? क्योंकि F नेट क्या होता है? इनिशियल माइनस क्या यही ma होता है? बोलो। हाँ तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? 0 बाई m। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? बोलो 0। यही वो पूछ रहा है क्या? चेक कर लो। तो F नेट अगर 0 तो F इज इक्वल टू m बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमने क्या लगा दिया? अगर यहाँ वेक्टर लगाते हो तो यहाँ भी वेक्टर लगाओ क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है कि नहीं? तो ये कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन। सो इट इज करेक्ट। सो ये हो सकता है। देन दो इंडिविजुअल फोर्स इज नॉट जीरो, देन ऑल्सो एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। बोलो, बात समझ में आ गई? दिव्यांशी समझ में, देवांशी आई? अब देखो सेकंड, an object of mass m is moving with a constant velocity. How much work should be done on the object in order to bring the object from movement to rest? अगर मान लो v चल रहा है और हम कितना काम करें तो वर्क डन क्या होता है बताओ? ये ज्यादा अच्छा कहते हैं। और माहियात भी बता रहे हैं ये और अच्छा इनका सबसे अच्छा कहना दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो, बात समझ में आ गई है ना? अगर कोई चीज चल रही है और उसे कहाँ लाना है? क्या रेस्ट पे लाना है? बोलो। तो अल्टीमेटली शुरू में वो किस स्पीड से चल रही है? v। और बाद में 0 मीटर पर सेकंड पे लाना है क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या? पहले v कैसे हो सकता है? पढ़ो सवाल पहले। v से चलती हुई चीज पर उल्टा फोर्स कैसे लगाएं? मतलब उस पर कितना काम करें कि वो रुक जाए। कोई चीज चल रही, किसी की साइकिल आ रही है, आप उसी की तरफ धक्का दो तो क्या रुक नहीं जाएगी? तो कितना काम करना पड़ेगा? यही तो पूछ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक हाफ mv यही है कि नहीं? Minus. फाइनल माइनस इमेज। फाइनल कितनी है अनुराग? तो क्या फाइनल जीरो क्योंकि रुक गया हाफ m0 स्क्वायर और ये कितनी है? v Yes, so this is minus half mv square. A negative work of magnitude half mv square is to be done to stop the body. ऐसे लिखना पड़ेगा। A to negative bring the object moment to हाँ। rest. क्योंकि हम मोशन के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं ना। A negative work of half mv square magnitude is to be done
2 सर आपने देन के बाद क्या लिखा ऊपर में? वो ऑब्जेक्ट इज 0 देन then also acceleration is 0 इसी के आगे लिखो सर वो देन 2 लिखा है क्या आपने? सर वो Then आगे also. सर आगे 2 दो इंडिविजुअल फोर्स इज नॉट 0 इंडिविजुअल फोर्स नहीं 0 है ना यस सर 2 है तो नेट तब भी तो 0 आया हाँ और नेट फोर्स किसको इक्वल किया ma के MA. तो a 0 आ गया हाँ सर माइनस अबाउट सर ये भी कह सकती हो कि द बैलेंस फोर्स इज इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर बैलेंस फोर्स देन द नेट एक्सेलरेशन इज 0 हाँ बोलिए कमल आगे देखिए अच्छा टू ब्रिंग बॉडी एट रेस्ट ओके नाउ 8th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन सेक्शन बी है और ये 3 मार्क्स का ईच है A customer buys a gold ornament. It is told 80% gold and the rest is copper. He is given a bill which amounts 100% charge of gold. The customer refuses to pay the bill for 100% gold, but brings to 90% gold amount and settles सर वो the. पोल वाला है सर एम बी होना चाहिए ना क्या? हाँ, MB। तो वो शुरू में v से चल रहा है ना, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है. तो पढ़ो. ओ कैसे होगा ओ नहीं 0. जीरो है हाँ हाँ देखो पढ़ नहीं सर रहे. इनिशियल का यू होता है वो कह नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला सवाल पढ़ो ना. कहाँ लिखा है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ना, तो हमने 0 नहीं लिखा बात. बोलो. सर बी की स्पीड से चलना है v की स्पीड से चलती हुई चीज को 0 बनाना चाहती है तो कितना वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. देखो इनका कहना है कि ये चीज से अच्छा है कि सर आप कुछ और लगाओ. सही बात कह रही नहीं. तो इस तरीके से हमें ये बात मालूम है कि v स्क्वायर क्या होता है u स्क्वायर प्लस हाफ 2as. 2as लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर? ये तो फार्मूला है. और इनिशियल कितनी है? v और 2as. सर, लेकिन S तो है हमें नहीं. s नहीं पता है. चलो v स्क्वायर कोई बात नहीं, अब नहीं पता है तो नहीं पता नहीं. तो चलो माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो फिर a कितना हुआ? 2s. बोलो इतनी बात समझ आ गई. अच्छा वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है? माइनस v स्क्वायर बाय 2s बोलो s और s कट गया तो क्या हाफ mv स्क्वायर निगेटिव आ गया? बोलो ये तरीका दिव्या पसंद आया? नहीं है. सर वो ही करना पड़ेगा एक तरीके से तो सर समझ नहीं आया सर ये बात ज्यादा समझना क्या? ये तो आप ये देखो ना, ये आपका थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन हुई. बोलो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल भी है. अब हमने इसको इधर ले लिया, ये निकाल दिया. अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई? W क्या होता है? फोर्स इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को क्या कहती हो? एम मास तो m a की जगह क्या यही नहीं लिखोगी? देख लो. हाँ यस अब फिर क्या s s कटा? क्या ये चीज है ये चीज सेम है? तो ये पसंद है कि ये पसंद है? जो पसंद है. ठीक. ये सर अब देखो कि 8th क्वेश्चन देखिए. 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 80% ही गोल्ड डाल रहा है, 20% कॉपर डाल रहा है और वो फिर 100% का पैसा लेना चाहता है. तो उसने कहा नहीं हम 90% का देंगे. उसको भी क्या 80% डाला है, 90 का मिल रहा है तो ले ही लेगा वो. सो कैलकुलेट द एटम्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. अब ये चीज कही गई. कुछ और भी आगे दिया है क्या? यस सर सर रेशियो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द देखो सब तो अलग बात है लेकिन कुछ गोल्ड के बारे में नहीं दिया है. सर गोल्ड का वो बताओ तो देखो 79 तो उसका एटॉमिक नंबर है. अब जबकि उसका वो देखो मास नंबर. हाँ ये 197 नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे. तो अब जरा देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन अरे देना नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. देखो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कह रहा है तो 1 ग्राम गोल्ड. फिर उसमें नकली असली नहीं देखना है. 1 ग्राम गोल्ड आपको दिया गया, पूछा है कितना एटम. ये बताओ इन 197 क्या है बताओ? मास 197 पॉइंट. सर 196.966 तो एक बात बताओ क्या ये मोलर मास है Yes, sir. गोल्ड का?
मोलर मास। हाँ माई, इसमें कितने एटम होंगे गोल्ड के? सर ये क्वेश्चन नहीं समझ बहुत अच्छी बात है, बोलो। One. ये और अच्छा कह रहे हैं, कार्तिक बताएंगे। हर चीज अच्छा भाई, मोलर मास में इतने ही होते हैं, ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। कह रहे हैं जब ये मोलर मास है गोल्ड का, क्या है? उन्होंने उससे देख के बताया, मोलर मास वहाँ लिखा हुआ है सबका, एटॉमिक मास लिखा है यू में, तो उसी को मोल ग्राम में लिख लो तो मोलर मास हो जाता है। तो इतने ग्राम जो कि इसका मोलर मास है, तो उसमें कितनी संख्या उपस्थित होगी? होगी कि नहीं होगी? सो नंबर ऑफ एटम्स of gold, it is equals to 6.022 into 10 to the power 23। तो बताओ 1 ग्राम में कितनी संख्या उपस्थित होगी? से डिवाइड कर तो 6.022 into 10 to the power 23 और डिवाइडेड बाई 197 कर देगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका 3 इसमें ट्रांसफर कर दे रहा हूँ तो सुविधा हो जाएगी। मतलब 6022 कर दो। अच्छा, और इधर से 10 की पावर 3 उतार लो, 20। अब 197 से इसको डिवाइड करो, 6022 तो कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स चला जाएगा क्या? देखो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 29 हुआ, और 3 1 जा 3 2 5, तो ये कितना बच गया? 112 बचा क्या? अभी अभी एक डिजिट उतारा है क्या? नहीं जा रहा है, तो 30 लगा के एक जीरो बढ़ाओ, तो ये क्या 5 टाइम्स चला जाएगा? 5 7 जा और 5 9 जा 45, और 5 1 जा 5 तो 9, फिर यहाँ 5 बच गया 11, तो 3 10 1 135 बचा, फिर एक जीरो लगाओ, तो कितने 6 टाइम्स जाएगा, 30.56 आ गया। ठीक, तो इट इज 30.56 into 10 to the power 20 एटम्स। और सर एक बढ़ा देंगे 21। यही करना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, एक डिजिट का आदि डेसिमल लगता है। 21 एटम्स। किसी को पूछना है तो पूछ लो। सर यूनिट नहीं होती क्या एलिमेंट नंबर? सर एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है सर? इतने नंबर्स हैं, एटम्स लिख लो ना। सर मोल लिख सकते हैं ना, पर मोल। ए पर मोल लिख लो। हाँ, MOL। तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो एक मोल पे, लेकिन 197 याद रखना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन वापस एक बार और समझो, मोलर मास ऑफ गोल्ड क्या है? 197। भाई माही का कहना ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा सर जब हमारे पास फार्मूला है तो फिर आप इससे क्यों कर रहे हैं? है बड़ी बात की नहीं? तो हम क्यों नहीं इनके पैटर्न पे करें? क्योंकि हर बार पवन के मेथड से करना ठीक नहीं है ना, कभी कभी माही के भी मेथड से करना पड़ेगा। ये कहेंगे फिर उन्हीं के मेथड से कर रहे हो आप। चलो अब देखो, पहले दूसरा मेथड बताता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। इसको भी बताऊंगा, लेकिन क्या पता। सर वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एवोगाड्रो नंबर से सर नीचे वाला मत मिटाइएगा। हाँ ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल से करना चाहते हो, उससे नहीं, वो नहीं ठीक है। ये फार्मूला पता है, M/M इज इक्वल्स टू N/N0। यस सर। तो ये बताओ गोल्ड का मोलर मास क्या है? 190 मोलर मास इज इक्वल्स टू 197 ग्राम पर मोल है। और गिवन मास क्या है? बोलो। 1 गिवन मास 1 ग्राम है, तो यहाँ लिखो 1 ग्राम और यहाँ क्या लिखोगे? 197 ग्राम पर मोल। आवागाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022। अच्छा, into 23 पर मोल। अब कितने एटम का मास चाहिए? उन एटम्स की संख्या यहाँ लिखो। क्या एक एटम पे चाहिए? 6.022 डिवाइडेड बाय, मतलब कि ये तो हमें चाहिए ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स।
1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो n इज डिजायर्ड। बोलो माही, ये समझ में आया? 1, अब n को क्या करें, ग्राम से ग्राम काटो और पर मोल से, और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और डिवाइडेड बाई 197 आया। बोलो सब समझ में आ गई बात? ये इससे यहाँ करेंगे तो 6022 इंटू 10 टू द पावर 20, और इससे कितना आएगा 30.56 इंटू 10 टू द पावर 20, या फिर 3.56 into 21, कितने एटम हो गए? ये समझ में आ गई बात? अब ये समझाना। सर फॉर्मूला से करेंगे तो कट नहीं सकता ना, और कभी नंबर नहीं कटेगा, इससे तो कभी कट ही नहीं तो इसमें कट सकता है। सर यूनिटरी मेथड इस में कर रहा हूँ। यूनिटरी मेथड में कट सकता है। सर हमें क्लास में खुद ये करा रहे हैं, बोल रहे हैं कराना तो सही है, हमारी क्लास में जब करा टीचर ने करा दिया तो ऑथराइज है। सर कौन सा है? ये सर ऐसे करना तो यही चाहिए। जो ये ना समझ पाए तो ये सीधा चीजें माइंड में आ जाती है। ऐसा हम लोग 6th से करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड गोल्ड इन ऑर्नामेंट्स। तो बताओ रेशियो ऑफ गोल्ड, ये जो है बाई मास रेशियो होगा। रेशियो ऑफ गोल्ड का क्या मतलब है? बाई मास रेशियो। सो बी पार्ट, ये ए पार्ट है। सो मास ऑफ गोल्ड अपॉन मास ऑफ कॉपर। अगर हम यहाँ दे दें लेट गिवन मास इज 100 ग्राम, गिवन मास, अगर मान लो आप 100 ग्राम गोल्ड लेके आते हो तो बताओ उसमें गोल्ड कितने ग्राम होगा? 60। ये ठीक कह रहे हैं। सर और 80 कॉपर 20 बता ही दिया उन्होंने 60 में। तो कितना रेशो हो जाएगा? 4:1। 4 2 से और काट दो। सर सर वो जरूरी है कि आप एक ही नंबर के बाद काम करें? सर लॉ होता है लगा ना। ना, एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ऐसा तो ये साइंटिफिक नोटेशन का यही मेथड है। सर बट ऐसे ही कह सकते हैं। कर सकते हैं, इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। करना चाहो तो छोड़ दो, आप लोगों का कटेगा नहीं नंबर। हमारा काम है सही चीज बताना। राइट द वैल्यू शोन बाय कस्टमर इन अबव स्टेटमेंट। तो विजिलेंस उसने सजगता दिखाई कि नहीं? और क्लेवरनेस, विजिलेंट भी है क्लेवर भी है। Explain Rutherford's alpha particle scattering experiment and give its observation and control। सब कुछ पूछ लिया है। सर इसका X- सही है। हैं? सर हमारे तो ये नहीं आ रहा। सर विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट मतलब सतर्क है, सजगता दिखाई उसने कि आसपास क्या हो रहा है, ये बुद्धू नहीं है, सजगता। विजिलेंस फोर्स होती कि नहीं? सामने जैसे प्रोवोस्ट नहीं, लोग विजिलेंट है, कहाँ क्या हो रहा है, निगाह है। तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आ रहा होगा ना? ये सर आ रहा है। आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के 3 पॉइंट, ऑब्जर्वेशन के 3 पॉइंट और कंक्लूजन के 3 पॉइंट। सर तीनों पॉइंट होगा। देख लो सब कुछ पूछ लिया। तो मैं सर रदरफोर्ड के हाँ सर एक सर- था ना वो न्यूक्लियस का ऑब्जर्वर क्या पूछ रहे बोल रही हो दिव्या? सर उसका न्यूक्लियस में भी पॉइंट है ना। भाई न्यूक्लियस का है, आप जो एटॉमिक मॉडल लिखोगे उसमें कमी नहीं कर सकती हो, बाकी सब नहीं इधर उधर कर लेना है। तो सर हमारे सर ने कहा था कि बोहर का अगर आएगा तो बोहरन बड़ी भी बोहर में लिखना। नहीं सर मार्क्स काट दिए मेरा, मैंने लिखा 3, वो 2 वाला था ना सर, 2 ऐसा नहीं है, गलत है। दैट इज इलेक्ट्रॉन के फीलिंग के लिए हुआ। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया? तो पहला सर पहले रेडियो एक्टिव he has taken uranium, और उसको लेड में रख दिया। yes, in lead box
having one fine hole. सर वन फाइन होल, उसमें एक होल था and bombarded alpha particles on a thin gold foil. सर बस उसके सर लेड में क्यों रखा सर यूरेनियम? क्योंकि वो- जो अल्फा पार्टिकल चारों तरफ निकलेंगे वो Radioactive- लेड एब्जॉर्ब कर लेता है. लेड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ अल्फा पार्टिकल. नहीं तो हमारी बॉडी में पड़ेंगे तो नुकसान होगा, हम मर हट जाएंगे. जाएंगे। एंड सर bombarded प्लांट सर कैसे चलते हैं सर? क्या चीज? ये अगले क्लास में है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर ना, हम बता देंगे अगर ऐसा समय होगा. इसमें ज़्यादा ही बताना पड़ेगा. सो कल हमने बताया है, वो आपको वीडियो भेज देंगे. कल 10 के साथ डिस्कस करेंगे सर क्या न्यूक्लियर प्लांट कैसे चलता है. सो बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन थिन गोल्ड फॉइल. कितने नैनोमीटर की थी कार्तिक? सर टू मतलब 1000 नैनोमीटर, हमें पता नहीं है. चलो चलो ठीक है. 1000 था। सर क्या गोल्ड फॉइल वन- 1000 ही था सर 1000 1000 हाँ, 1000 इससे देखो thickness of gold foil in Rutherford's alpha particle experiment. 4 into 10 to the power 5 है, तो अगर मैं और 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 नैनोमीटर लिख लो. नहीं फिर कितना होगा और देखें जरा. 4 into 10 to the power -5 लिख रहा है, -7. देखो अब सही तरीके से बता दें. 4 into 10 to the power -7 मीटर. अगर 400 ले लोगे तो -9 होगा नैनोमीटर. ये ज़्यादा अच्छा है. सर आपने वो विजिलेंट और क्लेवर क्यों लिखा सी में? मतलब वो चालाक ये पैसे कम करा लिए. सर क्वेश्चन क्या था समझ नहीं आया। वो Right. पूछ रहा है कि वो कस्टमर ने क्या है. कैरेक्टर यूनिवर्सिटी वो कैसा था? हाँ, और ये भी लोग कह सकते हैं अरे फुल 80% गोल था 90% दे क्या. ये भी बोल सकते हैं राइट ना. ना वैल्यू सर लेकिन वैल्यू फिर- पूछ रहा है ना. तो वैल्यू क्या है कि और तो सोशल सोशल वैल्यू क्या, सोशल वैल्यू क्या हो सकती है? सेटल्स द बिल. और बिल भी ले रहा है ना. बिल अब वो कौन सा बिल ले रहा है पता नहीं. तो बिल तो वही होगा जो उसने गोल्ड खरीदा है इसका। सर कुछ प्राइस से रिलेटेड तो नहीं है? बस इतना ही. ऐसा ही होते हैं ये सारे क्वेश्चंस. इसमें ज़्यादा नहीं लिखा जाता ये. ओके सर. अब देखो बात मत करें फिर हम आगे देखें. सो इस तरीके से पहला ये है फॉइल पर. सो अब कितने पार्टिकल में से, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट पास विदाउट डेविएशन. हाँ बात ना करें दिव्या, डेविएशन. सर सरप्राइज फ्यू, फ्यू सरप्राइजिंगली जो फ्यू डेविएटेड. सर फ्रॉम एवरी 12,000 हाँ ये ठीक है. One At particle small is angles and 1 in every 12,000. ठीक है. रिवर्टेड बैक या रिबाउंडेड, ये चीज है. ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको क्या दिखाना है कि यहाँ पर सर ये तो आपने सर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ये सब तो सर ऑब्जर्वेशन वाला था. ये आप अब इसी मतलब क्या क्या किया ना, तो ये ठीक है. ये ऑब्जर्वेशन में आ गया ना, तो ठीक है, ये सब मत लिखो. सर नाउ ही हैज टेकन जिंक सल्फाइड. ऐसे ही बस लिख दो. इतना किया. ही हैज टेकन जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड. सर इसमें वैसे भी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ही लिखना है बस. देखो तो सर उसने observation- पूछा है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बोला है. एक्सप्लेन करो. पहले लिखा एक्सप्लेन भी तो करना है ना. तो हाँ बोलो. सर ये 80% का बिल पे क्या 90% गोल्ड 90% का पैसा दिया और जो भी गोल्ड लिया उसमें 90% का पैसा दिया. उसे मालूम था कि इसमें कॉपर मिला है. सर
सर यहाँ पे ये बता 80% ही गोल्ड है। अगर मान लो आपको कोई चीज़ सामान दे रहा है और उसमें 20% मिट्टी मिला दे और 1 किलो में, तो आप कहोगे नहीं ये तो 80% ही माल दे रहे हो, 20% तो उसमें बजरी और मिट्टी मिली हुई है, तो आप 80% देना चाहिए कि नहीं उसका? लेकिन वो बोला नहीं हम 90 देंगे। उसे मालूम नहीं ना कि कितना कॉपर मिला है। तो फिर वो बुद्धू है। लिखो बुद्धू। सर सर वो आपको नहीं मारती हैं? सर वो तो बस आपको नहीं अच्छा सर मार्क्स है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा लिखना है सर। एक्सप्लेन करना है, बुक में दिखाता हूँ आपको। सर वो रदरफोर्ड का अल्फा का ये ZNS ZNS स्क्रीन जिंक सल्फाइड और ये लिखो गोल्ड फॉइल। These are लेड lead और ये भी lead है। ये यूरेनियम यूरेनियम, ये अल्फा पार्टिकल। बस व्हाट आर द ऐसे सेंटिलेशन हाँ, बस ऐसे समझ में आ गई बात। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इतना लिख दोगे। एंड ZN screen is taken around gold foil to produce scintillation. अच्छा, अब इसके बाद जो आप कंक्लूजन है वो बुक से देख लेना और इसका ऑब्जर्वेशन वो तो पढ़ा दिया गया ना ऐसे ही, आपको, बिल्कुल वही लिख लेना बुक से। तो मैं यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ, बट ऑब्जर्वेशन बुक से देखिएगा एंड कंक्लूजन 3 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखो, ओके और आफ्टर ऑल ये बिफोर ऑल। अगर आप बिफोर ऑल भी नहीं लिखोगे तब भी पहले ही वाला माना जाएगा। आफ्टर ऑल लिखना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो अगर जो कोई क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता तो पहला पार्ट ही माना जाता है। अब देखो, सुरेश could not solve a question in the group. His group mate explained him and solved his difficulty. The question was as follows: what information do you get from the given figure about the atomic number, mass number and valency? तो इससे अंकित आप ये मुझे बताइए कि एटॉमिक नंबर इसका क्या हो सकता है? किसका सर? बोलो, जो फिगर बना हुआ है, फिगर देख के बताओ। खुशबू बताओ। हाँ, तू ठीक बता रही हो। सार्थक ओके, पवन बताओ। चलिए ठीक है। एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर को आपने पवन जेड नहीं लिखा था इस एग्जाम में, ए लिखा था। इसमें तो उल्टा पुल्टा है। चलो कोई बात नहीं। अब मास नंबर 11 U मास नंबर को ये लिखा जाता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस नंबर ऑफ ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो 5 + 6 दैट इज 11। वैलेंसी बताइए देवांशी। 3 है, सही है। सो पहले लिख लो कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें 6 रहता है। बोलो कौन सा आइटम है ये? बोरॉन तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 वैलेंसी 3 होती है, प्लस माइनस नहीं होती वैलेंसी, ठीक है। अच्छा, तो चार्ज प्लस माइनस फिर कैसे होता है? अगर 3 है तो वो देगा, 4 तक अगर होती है वैलेंसी, 4 है तो शेयरिंग करेगा, 4 से कम है तो दे के कैटायन बनाएगा, ऐसे होता है। 3 लेकिन उसकी लेने की भी हो सकती है, हमें ये बताना नहीं होता है प्लस या माइनस, चार्ज पे बताना होता है। अच्छा ठीक है, राइट द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट एक्स। अब और आगे भी बात बताओ, एलिमेंट का नाम क्या है?
राइट द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन, ये तो हमने लिख दिया जो पूछा जा रहा था, ये ए हो गया। अब बी, ये हो गया बोरॉन। और राइट द वैल्यू ऑफ सुरेश फ्रेंड इन रिफ्लेक्शन टू सर हेल्पिंग नेचर और टीम वर्क। हेल्पिंग नेचर एंड टीम वर्क। क्या चलो अलग बैठ जाओ। तुम्हारी सेकंड नंबर की सीट है, तुम छोड़ क्यों गए? नहीं तो अगले साल कोई और दे देगा। भैया से ना सर वो आ जाएंगे दोबारा। अब बैठने नहीं देते हैं 10th वालों को बीच में। पवन की सीट पवन की एग्जाम क्योंकि पवन को रणमान एक बार कुटी तोड़ते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। Give precautions that you take in your school to reduce the spread of infectious disease. ये बताओ देवांशी, कुछ पॉइंट्स बताओ। Immunize against infectious diseases, maintain good hygiene, wash your hands regularly, सर अवेयरिंग द स्टूडेंट्स stay at home if you're sick. ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बता दी कि ये इन्फेक्शियस डिसीज है। सो अगर इन्फेक्शियस डिसीज है सर प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, infected person till he or she recovers is not allowed to come to school, क्योंकि फिर वो इन्फेक्शन फैलाएगा। सर कहीं तो इन योर स्कूल है तो ऐसे लिखना है बस, come to school, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन, सर इससे क्या होगा? सर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, नहीं तो वो जो वायरस है ना वो वहीं उसी कमरे में घूमता रहेगा, और वेंटिलेशन होगा निकल जाएगा बाहर। डोर तो होगा ही ना? होगा, सब खोल दो। अच्छा प्रॉपर वेंटिलेशन हम देखो डोर खोल कर रखते हैं क्योंकि फिर दिव्या को सफोकेशन ना हो जाए। तो प्रॉपर वेंटिलेशन और क्या चाहिए? क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, सफाई की तो होनी चाहिए ना। क्लीनिंग क्लासरूम, हाँ, सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन भी होना चाहिए क्या? मतलब कहीं पर अगर कोई कीटाणु है तो मर जाए, ठीक है। डिसइंफेक्टिंग फ्लोर एंड जो कॉमन प्लेसेस हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर एरिया एंड वॉशरूम्स। ड्रिंकिंग सर उधर क्या होगा? वाटर एरिया, वहां पर भी फिनाइल डालो। फिर तीसरी चीज क्या करनी पड़ेगी? एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, अवेयरिंग द स्टूडेंट्स हाँ। अबाउट द पेंडेमिक, मेकिंग अवेयर स्टूडेंट्स अबाउट दैट स्टूडेंट्स, ठीक है, अबाउट इन्फेक्शियस डिसीज। उसके बारे में पढ़ो। और कोई पॉइंट? सर क्लीन सराउंडिंग्स टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज एंड अदर फैक्टर्स। तो ठीक है, वो सैनिटाइजेशन हो गया, क्लीनलीनेस हो गया। मेरे ख्याल से और कोई पॉइंट हो तो लिख लेना। और कुछ है? ठीक है, इतनी यही बात इसमें सब कवर हो गया ना। सर सोशल डिस्टेंसिंग इफ नेसेसरी, ठीक है। वैक्सीनेशन, अगर इन्फेक्शियस डिसीज है, क्योंकि कोरोना एक इन्फेक्शियस डिसीज थी, तो वैक्सीनेशन इज टू बी डन। ये भी बात हो सकती है सर कि हुआ नहीं? भी टेस्ट। हाँ, इफ नेसेसरी वैक्सीनेशन। कोरोना का भी हुआ सर था, फिर तो मास्क ही ऐसे स्कूल में ही हो गया था। सर A4 वाला होगा Wearing mask if necessary, ना? सर मास्क एंड ग्लव्स इफ नेसेसरी।
वॉशिंग ऑफ हैंड्स, प्रोवाइडिंग सैनिटाइजर, एट रेगुलर इंटरवल। सेकंड पॉइंट देखिए, B, bacteria is a cell. Antibiotic can kill these bacteria. Human body is made up of cell. Then explain the antibiotics on our body. तो बैक्टीरिया भी सेल है, और क्या एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स हमारे सेल्स पे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं, वो बस बैक्टीरिया है। हाँ, सो एंटीबायोटिक ब्लॉक द पाथवे ऑफ पैथोजेंस। सर बायोकेमिकल जो भी हमारी बॉडी के बैक्टीरिया है ना, जो बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस हैं, उनकी सेल वॉल नहीं बनने देगी। जो भी उनका पाथवे है ना कि सेल वॉल बना के प्रोलिफरेट करना, खुद को बढ़ाना, उस एंटीबायोटिक उसकी सेल वॉल ही नहीं बनने देगी, वो बढ़ पाएगा बड़ा। तो इस तरीके से एंटी सेल वॉल में भी तो क्या होगा, वो आराम से मान लो जैसे कोई भी चीज है, बैक्टीरिया क्या होता है, ये हमने बताया था कि ये होते हैं बैक्टीरिया से ये प्रोकैरियोटिक सेल। क्या आपको इस बात की जानकारी क्या कि इनमें सेल वॉल भी होती है? होती है, अपने ग्रुप में पढ़ना, तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल भी होती है। तो क्या लिखोगे, एंटीबायोटिक आल्सो दीज आर बैक्टीरियो ओरिजिन है ना, उनका भी वही ओरिजिन होता है नहीं? Yes. तो सिर्फ इतना लिख दो, एंटीबायोटिक्स ब्लॉक द पाथवे ऑफ Bacteria. पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सर हाँ, सर फिर वाइट ब्लड सेल से वो भी प्लॉट करते हैं ना, तो मतलब जैसे सर चोट लग जाती है तो वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं। कौन से सर? WBC। सर वो तो हील करने के लिए सर तो वो तो हमारी बॉडी में रहते ही है ना। अगर आप एंटीबायोटिक्स तो बाहर से लेते हो ना, एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज हैं, भी एंटीबायोटिक देना थोड़ी ही ना। पड़ता है सर, एंटीबॉडीज भी देना। जो WBC की तो बात कर रही है वो एंटीबॉडी है ना कि एंटीबायोटिक। सर एंटीबॉडीज भी तो बनते हैं वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स है, मालूम है? तो यानी WBC तो पता है ना, वो एंटीबॉडी है। तो क्या लिखें, एंटीबायोटिक, ठीक है? ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ब्लॉक, यही लाइन लिखनी पड़ेगी, अपने मर्जी से कुछ लिखोगे सब गलत हो जाएगा। ब्लॉक द पाथवे सर पहले वो नहीं लिख सकते ऑफ, और क्या लिखोगे? सर कि एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एट लोअर कंसंट्रेशन। हाँ, ये भी ये लिखना है, ये सब लिख लो, ये भी मैं लिख देता हूँ। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल, नॉट अलाउइंग देम टू मेक देयर सेल वॉल। सर ये इम्यून को कोई नहीं करते? नहीं, ये उसी एक टारगेट बैक्टीरिया में करते हैं सेल वॉल। चलिए कुछ भी होता है तो एंटीबायोटिक तो एक ही देखो, होता है। एंटीबायोटिक अगर आप PCM लोगे ना, कुछ भी, कुछ वाइड रेंज होते हैं एंटीबायोटिक, और कुछ क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। तो वो कुछ पर्टिकुलर पर करते हैं, कुछ वैसे करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स केवल पैथोजेनिक बैक्टीरिया पर ही वो करते हैं। सब बोला था ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा डोज लोगे फिर ये रह जाएंगे, फिर ये प्रोलिफरेट करेंगे। उनकी डोज होती है, उतनी ही देनी चाहिए। 3 और 5 days। नहीं तो ये भी तो एक बैक्टीरिया ही है, हेल्दी नहीं है। ये दही थोड़ी ना कि हेल्दी है, ये ऐसा है कि ये भी अगर ये ज़्यादा खा लिया तो फिर ये प्रोलिफरेट करने लगेंगे, फिर उसका एंटीबायोटिक है। Then, ठीक है, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, एट लोअर कंसंट्रेशन दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हाँ ठीक है, मतलब वो जब थोड़े ही लेना पड़ेगा और उतने में ही वो ये काम करेंगे, ठीक है ना। दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इनहिबिट का मतलब मालूम है, रोक देते हैं। इनहिबिट का मतलब रोकना, ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नाउ अब देखिए सी, नेम द ऑर्गन्स अफेक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग। मलेरिया से कौन सा होता है? सर क्या? सर रेड ब्लड सेल्स, हैं? रेड ब्लड सेल्स। RBC ना,
सर ऑर्गन बोल रहा है ना। मलेरिया सर ये भी तो लिखना है इसमें, एक्सप्लेन द एक्शंस ऑफ सेल ऑन आवर बॉडी। क्या सर ये एंटीबायोटिक में ये भी तो, एक्सप्लेन द एक्शंस, तो वो आ गया, इस सेल नहीं बनाने देंगे। सर हमारी बॉडी का भी तो पूछना है। ऑल्सो मेड ऑफ सेल, ठीक है। सर ये भी तो पूछा कि Human हमारी body is का- also made of cell. Then explain the actions of antibiotics on our body. So our body do not have cell, so they do not affect our cells. क्योंकि ह्यूमन बॉडी में क्या सेल होती है, सेल वॉल होती है क्या? नो सर। So human body cells are not having cell wall. So, antibiotics cannot affect, do not affect us. बात ना करें, do not affect us. हमें कुछ हार्म नहीं पहुंचाती। तो मलेरिया का टारगेट ऑर्गन क्या है? सर ये ऑर्गन थोड़ा होगा, गॉट होगा अगर ऑर्गन बोला जा सकता है, फिर भी मैं देखता हूँ क्योंकि जो हम लोग का ट्रांस सर लेबर होगा, communication system है। हाँ लीवर देख लेते हैं। टारगेट ऑर्गन ऑफ मलेरिया सर लीवर है। सर जॉन्डिस का भी लीवर था ना। अब हाँ जॉन्डिस का भी लीवर है। टारगेट ऑर्गन ऑफ जॉन्डिस लीवर। नेक्स्ट इसका ब्रेन होगा। ब्रेन इसका टारगेट ऑर्गन ऑफ जापानीज इंसेफ्लाइटिस Brain, spinal cord. ब्रेन। सर स्लीपिंग सिकनेस का टारगेट ऑर्गन क्या होगा? सर उसका ब्रेन। स्लीपिंग सिकनेस का दूसरा नाम भी है ना कुछ, सर काला जार है सर। काला आजार। काला नहीं सर ट्राइपैनोसोमा है। Sir, ये ट्राई ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस। हाँ काला आजार लीशमानिया। हाँ हाँ शायद। ट्राइपैनोसोमा। इस ट्राइपैनोसोमा इज स्लीपिंग सिकनेस। हाँ यही है। और दूसरा क्या कह रहे थे? सर काला आजार को लीशमानिया है। हाँ उससे काला आजार अलग चीज है ना। काला आजार तो इसमें क्या होगा, जो काला आजार है इस तरीके से इसमें लीशमानिया ही है और इस तरीके से आ जाएगा, दाने दाने आ जाएंगे चेहरे पे, फीवर भी आएगा। स्लीपिंग सिकनेस तो देखा है ना आपने, तो वो सो जाते हैं ना। है ना, ठीक है। तो अब ये देखो जापानीज इंसेफ्लाइटिस का क्या बताया, ब्रेन। टाइफॉइड सर लीवर। ये भी लीवर को इफेक्ट करता है। टारगेट ऑर्गन ऑफ टाइफॉइड लीवर, स्प्लीन, प्लीहा को भी पता है। सर प्लीहा क्या होता है? हाँ? ये अभी ये क्या था, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई वेल नोन वो नहीं है लेकिन उसे खराब कर देता है। स्प्लीन मैलन्यूट्रिशन में आ जाता है। है, सर मैलन्यूट्रिशन में पेट माल न्यूट्रिशन में आ जाता है। तो लिखो आप लिवर लिख लें और वैसे स्प्लीन भी है, बात ना करो, लिवर एंड स्प्लीन। फंक्शन ऑफ स्प्लीन बता रहा हूँ। तो मैलन्यूट्रिशन में पेट आ पेट आ गया है। तो जो ब्लड है, ब्लड का प्योरीफायर है स्प्लीन। ये अगर कोई जर्म्स हमारे ब्लड में जाना चाहता है तो स्प्लीन उसको रोकता है। सर क्या क्या? स्प्लीन ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड में अगर कोई जर्म जाना चाहता है तो उसको रोकता है ये, ठीक है।
तो समझ ही आता है। ये पैंक्रियाज आप लोगों ने देखा है? हाँ, सर, पैंक्रियाज नहीं देखा? देखो ये लीवर है, सर इसमें अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। ये देखो, स्क्रीन देखो, दिख गया भाई। ये देखो पैंक्रियाज देखा, और उसके ऊपर ये स्प्लीन है पिंक कलर वाला। सर ये क्या देखा देखा कि नहीं? अभी देखो स्प्लीन लिखा है कि नहीं? सर वो ग्रीन कलर स्प्लीन देखो ये जिसके पास है ग्रीन कैसे? ये सर ग्रीन बाइल डक्ट, गोल्ड ये स्प्लीन है। स्प्लीन देख लीजिए, ये है स्प्लीन। इसमें से बाइल निकलता है फैट को सर डाइजेस्ट। ये ग्रीन वाला क्या है? हां ग्रीन वाला डार्क ब्लड है, उसमें दिख रहा है ना ग्रीन वाला। तो ये जो पैंक्रियास है इसके इधर है स्प्लीन। सर वो जो उसमें येलो और रेड कलर, अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी जो हार्ट है सर इसमें स्प्लीन नहीं है। इसमें स्प्लीन नहीं बना हुआ है ना, नहीं। इसमें पैंक्रियास बना हुआ है कि नहीं? येलो और रेड। सर इतना कॉमन नहीं है स्प्लीन, कभी पढ़ा ही नहीं। तो वो उसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है ना, तो बस बस ऐसे ब्लड ही को है। प्योरीफाई करता है, ब्लड में जर्म्स नहीं जाने देता है। ये है ना। चलो अब और आगे देखो नेक्स्ट। ओके नाउ 11 बात ना करो। डिफाइन एड्स गिव कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV. So AIDS is सर वायरल डिजीज, वायरल HIV वायरस। uh, सर एड्स वायरल डिजीज it is deficiency इम्यूनोडेफिशिएंसी of immune system वायरस से होता है HIV in human. ठीक है, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। जैसे छूने से नहीं होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज अलग है। ऐसे कंटेजियस होगा ना। कंटेजियस सर ये HIV वायरस से होता है ना, जो वायरस हाँ। के अंदर आता है। तो ये STD है। अब ये देख लेते हैं, इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज ए कंटेजियस डिसीज। सिंड्रोम है, वायरस HIV अच्छा अच्छा। ये इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये कंटेजियस डिसीज मानी गई है, यानी एक से दूसरे में फैल सकती है। तो इसलिए इन्फेक्शियस डिसीज या कंटेजियस है। ह्यूमन से ह्यूमन में ही तो फैलती है, ठीक है। ये नहीं कि ह्यूमन से जानवर में जाए। चिंपैंजी से हुआ था ना कुछ तो। जो भी चिंपैंजी से हुआ, लेकिन अभी ह्यूमन से ह्यूमन, इसमें बीच में मच्छर नहीं आ सकता या बीच में ये नहीं, चूहा नहीं आ सकता ना। ह्यूमन टू ह्यूमन है, तो जब ह्यूमन से ह्यूमन में जाएगी तो कैसी होगी? कंटेजियस नहीं होगी क्या? Yes, sir. तो इसलिए इट इज कंटेजियस डिसीज। अच्छा, इट्स फुल फॉर्म इज, थोड़ा निकलोगे तो पूरे नंबर में जाएंगे। इम्यूनोडेफिशिएंसी इज इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो अच्छा इम्यूनोडेफिशिएंसी। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और पॉजिटिव एजेंट क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। And it is a viral disease and its causative agent is HIV, human immunodeficiency virus. It is viral disease. वास्तव में इसे डिसीज ना कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम का बस लॉस है। एंड पॉजिटिव एजेंट, इसकी वजह से और बीमारियां होती हैं। सर ये कौन बात कर रहा है? अच्छा बात मैं खास रहा था सर, मुझे लगा सर खास है तो आपने देखा। वायरस। सर आपने क्या यार दे
सेल वॉल्स के बाद क्या लिखा है सर? सर ये लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट साइड दे इनहिबिट, ग्रोथ कहते हैं, दे इनहिबिट ग्रोथ। ओके, सो और कितने क्वेश्चन बचे हैं? 15 है। चलो अगली बार कराएंगे फिर। और भी ये जो मैंने दिए है ना, ये ले आना, ये पेपर अपनी बुक में ही रखना, सर की कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन भी करना है। क्योंकि जो दूसरे हैं ना वो भी हम कराएंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? सर की कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV भी तो लिखना है। कॉमन मेथड ट्रांसमिशन, ये लिख लो। सर बाय So it कॉन्टेक्ट, ठीक है। transmits from mother, pregnant mother to baby। सर सर क्या ट्रांसफ्यूजन। हाँ, So mother to sharing अब बच्चा होगा उसको भी तो एड्स होगा। सर बाय शेयरिंग बेड, सर फ्रॉम वन पार्टनर टू मदर, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर टू, सर जरूरी थोड़ी है बेबी। हो जाता है जरूर, हो जाए। बाई मीटिंग और शेयरिंग ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड समझते हो? यस सर, एक दूसरे में। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। और जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से वो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं एक दूसरे को। नशे का नहीं होता है, Same चरस है। गांजे का, सर बीड्स, है ना, बीड। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, शेयरिंग इंजेक्शंस एंड रेजर ब्लेड। अगर आपको कहीं जा रहे हो पार्लर में या हेयर सैलून, हेयर कट सर सैलून, पार्लर में ब्लेड का क्या? कोई वो पार्लर ही है, मेंस पार्लर है, अच्छा, तो ये शेयरिंग रेजर एंड इंजेक्शन। आप इतने सुंदर कैसे हैं? पार्लर नहीं जाते क्या? नहीं तो अच्छी बात है, ठीक है, इतना लिख लो बस। एक मिनट बस, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी आराम से करना। हाँ कौन सा पेन? अभी जा रहा है, इजी जा रहा है। अभी बस बाहर से जा रहा है। हमने अकेले बैठ सेल्फी और तुम्हारा भी होगा।